दोस्तों, ये कहानी है दो ऐसी लड़कियों की जिनके साथ कुछ लड़के बार बार जबरदस्ती करते हैं, लेकिन उन दोनों लड़कियों ने हार नहीं मानी और उन सब लड़कों से एक एक करके अपना बदला लिया। चलिए जानते हैं कैसे। कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों कैटी और नैन्सी को देखते हैं, जो एग्रीकल्चर की छात्रा थीं और अब स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली थीं। इस बात से वो दोनों बहुत खुश थीं, क्योंकि इस बहाने वे न्यूयॉर्क भी घूम लेंगी और खूब शॉपिंग भी कर लेंगी। अगली सुबह उनके अंकल जेसन, जो एक FBI एजेंट थे, उन्हें लेने आते हैं। जब वे जेसन के घर जाते हैं तो वहां उनकी मुलाकात जेसन की गर्लफ्रेंड से होती है, जो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। नए शहर में आने के बाद कैटी और नैन्सी अपना नाम भी नया रखने का सोचती हैं। कैटी अपना नाम हाइडर रखती है, तो वहीं नैन्सी अपना नाम रिप्ली रखती है। अगले दिन जेसन उन्हें बस स्टॉप पर लेकर जाता है, क्योंकि उन्हें स्टडी के लिए एग्रीकल्चर फार्म जाना था। जेसन उनके साथ बस का इंतजार करने लगता है, लेकिन कैटी उसे कहती है कि वह चला जाए, वे फार्म पहुंचकर मैसेज करेंगी। जेसन कहता है कि तुम हर बार अलग कोड शब्द इस्तेमाल करना, ताकि कोई उसे न समझ सके। कैटी एप्पल शब्द इस्तेमाल करने की बात कहती है, लेकिन जेसन समझाता है कि हर बार अलग अल्फाबेट का शब्द इस्तेमाल करो। जेसन के जाने के बाद कैटी और नैन्सी एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने चली जाती हैं। वहां दो लड़के जेड और लूकस, जिन्होंने सड़क पर उन्हें देखा था, आते हैं और बातचीत करने लगते हैं। कैटी और नैन्सी उन्हें अपना नया नाम हाइडर और रिप्ली बताती हैं। जेड कहता है कि हम भी उधर ही जा रहे हैं, हम तुम्हें फार्म तक छोड़ देंगे। कैटी मना कर देती है, लेकिन नैन्सी उसे माना लेती है और वे दोनों उनके साथ चली जाती हैं। जेड और लूकस उन्हें फार्म न ले जाकर एक जंगल के पास अपने घर ले जाते हैं। यह देखकर कैटी और नैन्सी घबरा जाती हैं। तभी वहां जेड और लूकस की माँ आती है और प्यार से उन्हें चाय पीने के लिए कहती है। वह कहती है कि चाय पी लो, फिर मेरे लड़के तुम्हें फार्म छोड़ देंगे। चाय पीते समय कैटी के पास उनके अंकल जेसन का मैसेज आता है, जिस पर कैटी कोड शब्द एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है, ये सोचकर कि वे सुरक्षित हैं, जबकि असल में खतरा बढ़ रहा था। फिर लूकस की माँ उन्हें खाने में ड्रग्स दे देती है, जिससे वे बेहोश हो जाती हैं। जब होश आता है तो वे खुद को जंगल में लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ पाती हैं। वे चिल्लाती हैं तो जेड आता है और कहता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। कुछ देर बाद वहाँ बोरिस नाम का एक आदमी आता है, जो उनका फोन देखकर एप्पल कोड शब्द का मतलब पूछता है। कैटी बताती है कि इसका मतलब है कि वे ठीक हैं। बोरिस उन्हें उनके सामने नहाने के लिए फोर्स करता है। तभी वहाँ शरीफ नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है। कैटी और नैन्सी उससे मदद मांगती हैं, लेकिन पता चलता है कि वह भी जेड, लूकस और बोरिस के साथ मिला हुआ है। वे उनसे समझाने की कोशिश करती हैं कि वे उन्हें जाने दें, मगर वो नहीं मानते। शरीफ व्याग्रा की गोली खाता है और कैटी को अपने लिए चुन लेता है, फिर उसके साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद बोरिस एक नशेड़ी आदमी को कैटी के कंटेनर में भेजता है, जो उसके पेट पर जलती सिगरेट लगाता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करता है। ये सभी लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे और कैटी तथा नैन्सी से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। दूसरी ओर जेसन को कैटी और नैन्सी की बहुत चिंता होने लगती है, क्योंकि कैटी ने कोड शब्द एप्पल दोबारा इस्तेमाल किया था। वह एग्रीकल्चर फार्म पर कॉल करता है तो पता चलता है कि वे कभी वहां आई ही नहीं। जेसन समझ जाता है कि वे मुसीबत में हैं और उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां वही शरीफ मिलता है। जेसन उसे बताता है कि वह FBI एजेंट है। तभी बोरिस को शरीफ से खबर मिल जाती है कि कैटी के अंकल FBI एजेंट हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द दोनों लड़कियों को ठिकाने लगाना होगा। बोरिस जेड से कहता है कि हमें नई लड़कियां भी पकड़नी हैं। यह सब बातें कैटी चुपके से सुन रही होती हैं। उसके बाद बोरिस कैटी के साथ फिर से जबरदस्ती करता है। जेसन एक रेस्टोरेंट में जाकर उस आदमी से पूछताछ करता है, जहां कैटी और नैन्सी मिली थीं, और उसे बोरिस की गाड़ी के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगले दिन कैटी नैन्सी को बताती है कि वे लोग उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी जेड, बोरिस और वह नशेड़ी आदमी जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी वहां आते हैं। जेड और बोरिस कहते हैं कि हम थोड़ी देर में आते हैं, तब तक तुम इन पर नजर रखना। जैसे ही वे जाते हैं, कैटी उस नशेड़ी को अपनी तरफ आकर्षित करती है और जब वह पास आता है तो कैटी उसके गले पर चाकू से वार करती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वे दोनों अपनी हथकड़ियां खोलकर वहां से भाग जाती हैं और उसी पुलिस वाले शरीफ की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती हैं। अब कैटी और नैन्सी एक मॉल में जाकर हथौड़े, कीलें, टेनिस बॉल और खतरनाक हथियार खरीदती हैं। फिर वे बोरिस के घर का पता लगाकर वहां पहुंचती हैं। बोरिस घर पर म्यूजिक सुन रहा था। कैटी और नैन्सी ने टेनिस बॉल पर कीलें लगाकर उसके मुंह पर मारी, जिससे वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह खुद को टेबल से बंधा हुआ पाया। वह उन्हें बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, लेकिन कैटी और नैन्सी सिर्फ अपना बदला चाहती थी। उनके अंकल जेसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच चुके थे। अंदर कैटी और नैन्सी ने बोरिस से पिग मास्क वाले आदमी का पता पूछा
और बोरिस ने बता दिया। फिर उन्होंने बोरिस के पिछवाड़े में कीलों से भरा एक बेसबॉल बल्ला घुसा दिया। बोरिस के चिल्लाने की आवाज सुनकर जेसन अंदर आता है। तब तक कैटी और नैन्सी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल चुकी होती हैं। जेसन पुलिस स्टेशन लौटता है, लेकिन शरीफ उसके पीछे बंदूक तानकर खड़ा हो जाता है। कैटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंचती हैं, जहां पता चलता है कि वह पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इस चर्च का फादर है। नैन्सी उसके पास बेसबॉल बल्ला लेकर जाती है तो वह उसे पहचान लेता है, लेकिन तभी कैटी पीछे से उस पर बल्ले से वार करके उसे बेहोश कर देती है। वे दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर शहर में लाती हैं, फिर पेट्रोल खरीदकर उसे जिंदा जला देती हैं। वहीं जेसन को शरीफ ने कैद कर रखा था। कुछ देर बाद शरीफ 2 नई लड़कियों को किडनैप करके लाता है और जब वह उनके साथ जबरदस्ती करने लगता है तभी कैटी और नैन्सी पीछे से आकर बेसबॉल से उसके सिर पर वार कर देती हैं। होश आने पर शरीफ खुद को कुर्सी से बंधा पाता है और माफी मांगने लगता है। कैटी एक रिवॉल्वर में सिर्फ एक बुलेट डालती है और वे दोनों बारी बारी से उस पर गोली चलाती हैं, लेकिन सब खाली जाती हैं और वह मुस्कुराने लगता है, लेकिन अगले ही सेकंड में वे उसे मार देती हैं। फिर वे वहां मौजूद दोनों लड़कियों को आजाद करके जेसन को छुड़ाने कहती हैं और खुद चली जाती हैं। वे लड़कियां जेसन की रस्सी खोलकर बताती हैं कि उन लड़कियों ने ही ऐसा कहा था और जेसन समझ जाता है कि वे कैटी और नैन्सी ही थीं। अब कैटी और नैन्सी जेड और लूकस की मां के पास पहुंचती हैं। उस समय मां ड्रिंक कर रही थी, तभी उसे नशा होने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो वह बेसमेंट में कुर्सी से बंधी होती है और उसके सामने जेड भी बंधा होता है। कैटी और नैन्सी जेड को उसकी माँ की आंखों के सामने बेसबॉल बल्ले से मारकर मार देती है, जिससे उसकी माँ जोर जोर से चिल्लाती है। फिर वे उसकी माँ को लूकस के पास ले जाती हैं और लूकस के हाथ में बल्ला देकर उसे माँ को मारने के लिए कहती हैं, वरना वे माँ को मार देंगी। लूकस ऐसा नहीं कर पाता तो नैन्सी उसे गोली मार देती है। फिर वे बंदूक को साफ करके लूकस के हाथ में देती हैं ताकि पुलिस को लगे कि उन्होंने आपस में लड़कर मर गए। तभी उसकी माँ कैटी और नैन्सी से कहती है कि अगर उन्होंने उसे नहीं मारा तो वह उन्हें बहुत पैसे देगी। लेकिन कैटी और नैन्सी हंसते हैं और फिर कैटी एक कटिंग मशीन से उसका धड़ उसके शरीर से अलग कर देती है। कुछ दिनों बाद जेसन कैटी और नैन्सी के घर जाता है, जहां वह देखता है कि वे दोबारा से न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में अपने अंकल जेसन के साथ जा रही हैं और आखिरकार वहां पहुंच जाती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।